नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एम्बुलेंस मामले में घिरती नजर आ रही है भाजपा। भड़के तेजस्वी यादव, कहा गरीब साइकिल पर सब ढो रहा है और भाजपा सांसद के यहां जंग खा रही है एम्बुलेंस। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में भाजपा नेता के घर से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब और बियर बरामद, पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कोरोना को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, बोले देश को पीएम आवास नहीं सांस चाहिए। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। एम्बुलेंस मामले पर भड़के तेजस्वी यादव, कहा गरीब साइकिल पर शव ढो रहे हैं और बीजेपी सांसद के यहां एम्बुलेंस खड़ा है। जी हां दोस्तों, बिहार के सारण में बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के दफ्तर में एम्बुलेंस का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। अब इस मामले पर आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपनी आवाज बुलंद की है। ट्विटर के माध्यम ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए तेजस्वी यादव ने शनिवार को कहा कि यह हैरान करने वाला है कि सांसद राजीव प्रताप रूडी ने अपने दफ्तर में दर्जनों एम्बुलेंस को इस तरह से पार्क की हुई थी कि जैसे यह उनकी निजी संपत्ति हो। एमपी लैड्स के नियमों का हवाला देते हुए तेजस्वी ने कहा कि संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा निर्देशों से साफ लिखा है कि एम्बुलेंस का मालिकाना हक या तो जिला प्रशासन का होता है या फिर जिले के प्रमुख स्वास्थ्य अधिकारी का होता है। इसी के साथ उन्होंने लिखा कि ऐसे समय में जब तमाम जिंदगियां एम्बुलेंस के अभाव में दम तोड़ रही हैं, गरीब अपने कंधे और साइकिलों पर मरीजों और शवों को ढोने के लिए मजबूर है, तो रूडी जी के यहाँ यह एम्बुलेंस धूल फांक रही है। यह न सिर्फ एमपी लैड यानी कि संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के नियमों की अवहेलना है, बल्कि एक आपराधिक गतिविधि भी है। सरकार को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बता दें कि शुक्रवार को पप्पू यादव द्वारा यह जानकारी सामने लाई गई। राजीव प्रसाद रूडी के दफ्तर में दर्जनों एम्बुलेंस धूल फांक रही है। इसके जवाब में रूडी ने ड्राइवरों की कमी का हवाला देकर बताया था कि ड्राइवर नहीं मिलने के कारण इनका परिचालन नहीं हो पा रहा है। शनिवार को पप्पू यादव 40 ड्राइवरों के साथ मीडिया के सामने आए और बताया कि वह सरकार के पास इन ड्राइवरों की जानकारी देकर वहां मौजूदा एम्बुलेंस का परिचालन शुरू कराएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में बीजेपी नेता के घर से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब व बियर बरामद, पुलिस ने किया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, बिहार के मधुबनी जिले में पुलिस ने झपच्चा चौक स्थित शकील अहमद के घर से भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। मौके पर पुलिस ने शकील अहमद को गिरफ्तार कर लिया। शकील अहमद भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश मंत्री बताए जाते हैं। पुलिस ने उसके बेटे मोहम्मद आसिफ को पहले ही गिरफ्तार किया था। प्रभारी नगर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश मंत्री शकील अहमद के घर से 45 बोतल बियर व अंग्रेजी शराब तथा 60 बोतल नेपाली देसी शराब की बोतलें जब्त की गई हैं। उन्होंने बताया कि पहले शकील अहमद का पुत्र मोहम्मद आसिफ शराब बेचते पकड़ा गया था, उसकी निशानदेही पर पुलिस ने कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को स्टेशन मोहल्ला स्थित दिनेश मुखिया के घर मोहम्मद आसिफ शराब की डिलीवरी करते पकड़ा गया। उसके पास से शराब की बोतलें भी जब्त की गई। पूछताछ के दौरान शराब खरीद बिक्री में अपने पिता की संलिप्तता स्वीकार की। इसके बाद उसके घर छापेमारी की गई। पुलिस को देखते ही शकील अहमद ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे दबोच लिया गया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि दोनों बाप बेटा के अलावा दिनेश मुखिया पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। उधर शराब खरीद बिक्री के अन्य मामलों में सुभाष चौक निवासी भरत कुमार, सूरतगंज निवासी मोहन प्रधान, रोहित नायक एवं सप्ता निवासी दिनेश यादव पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। इधर भाजपा जिलाध्यक्ष शंकर झा ने कहा कि शकील अहमद को पार्टी से हटाया गया है, पहले से वे पार्टी में सक्रिय नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, बोले देश को पीएम आवास नहीं सांस चाहिए। जी हां दोस्तों, देश कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से जूझ रहा है, तो वहीं ऐसे में सेंट्रल विस्टा परियोजना को लेकर विवाद शुरू हो गया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं आज राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए साफ कहा कि देश को पीएम आवास नहीं सांस चाहिए। देश को पीएम आवास नहीं सांस चाहिए। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना लगातार विवादों में फंसती दिख रही है। दिल्ली में इस प्रोजेक्ट पर काम तो जारी है, लेकिन कोरोना काल में इसे रोकने की मांग जोर पकड़ रही है। बीते शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है। याचिकाकर्ता की तरफ से जोर देकर कहा गया है कि समय की गंभीरता को समझते हुए इस परियोजना को अभी के लिए रोक देना चाहिए। जाने क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। राजपथ पर करीब 2.5 किलोमीटर लंबे रास्ते को सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। वहीं इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक सेंट्रल विस्टा मार्ग में करीब 44 इमारत आती हैं। संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक आदि शामिल है। इस पूरे जोन को रीप्लान किया जा रहा है, जिसका नाम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट रखा गया है। इसकी लागत करीब 30,000 करोड़ रुपए है। बनेगा संसद भवन। विस्टा प्रोजेक्ट में पुराने गोलाकार संसद भवन के सामने करीब 13 एकड़ जमीन पर नया तिकोना संसद भवन बनेगा। इस जमीन पर अभी पार्क, अस्थायी
अस्थायी निर्माण और पार्किंग है, ये सब हटेगा। नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक एक इमारत होगी, लेकिन सेंट्रल हॉल नहीं होगा। करते हैं अगली खबर की तरफ। 41 महीने बाद बिहार पॉलिटिक्स में लालू यादव की डायरेक्ट एंट्री। आरजेडी नेताओं संग करेंगे बैठक, जेडीयू ने किया अटैक। जी हां दोस्तों, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद रविवार 9 मई दोपहर 2 बजे बिहार के सभी विधायकों एवं और हालिया विधानसभा चुनाव में हारे हुए राजद प्रत्याशियों से वर्चुअल रूबरू होंगे। इस दौरान वह संवाद भी करेंगे। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। लालू यादव करीब 41 महीने बाद राजद नेताओं के साथ एक साथ मीटिंग करेंगे। राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बताया कि यह कोई मीटिंग नहीं होगी। कोरोना की महाआपदा में वह बतौर अभिभावक अपने प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के सामने रूबरू होंगे। कोविड के संदर्भ में वह अपने विचार रखेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि यह संवाद बेहद खास होगा। इसमें केवल जीते विधायक, हराए गए राजद प्रत्याशी, एमएलसी, राज्यसभा सदस्य ही मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि संवाद में शामिल होने वालों को बता दिया गया है कि इस वर्चुअल संवाद में वह लोग अपने घरों से सेलफोन के जरिए ही संवाद करेंगे। इस दौरान उनके परिवार का कोई भी सदस्य भी मौजूद नहीं रहना चाहिए। करते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक और आंध्र ने बढ़ाई बिहार की टेंशन, बिना जांच हजारों की संख्या में गांव लौट रहे मजदूर। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना वायरस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को सूबे में 13,466 नए मरीजों की पहचान हुई। वहीं 62 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई। इससे ठीक एक दिन पहले यानी गुरुवार को 15,126 नए मरीज मिले थे, जबकि 90 संक्रमितों की मौत हुई थी। प्रदेश में गहराते कोरोना संकट को लेकर सरकार ने लॉकडाउन घोषित किया है। बावजूद इसके संक्रमण के मामले थमते नजर नहीं आ रहे। इस बीच आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में लॉकडाउन और सख्ती के बाद यहां से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर बिहार अपने गांव लौट रहे हैं। लेकिन बिना कोविड जांच अपने घरों को लौट रहे हजारों की संख्या में इन मजदूरों ने नीतीश कुमार सरकार की टेंशन और बढ़ा दी है। कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद देश के तमाम राज्यों में लॉकडाउन और सख्त प्रतिबंध लागू किए गए हैं। इसका सीधा असर रोजी रोटी की तलाश में गए प्रवासी मजदूरों पर पड़ रहा है। 2020 की तरह ही एक बार फिर उन्हें अपने घरों को लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हाल ही में मुंबई, पुणे समेत महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में मजदूर बिहार वापस लौटे थे। अब आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक से हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर बिहार लौट रहे हैं। अचानक इतनी बड़ी तादाद में मजदूरों के पलायन का सीधा असर कोरोना संबंधी गाइडलाइंस के पालन पर पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि बिना जांच के हजारों की संख्या में प्रवासी लोग सूबे में अपनों के बीच आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण का खतरा काफी बढ़ गया है। हालांकि प्रवासियों को अपने गृह नगर लौटने में परेशानी नहीं हो, इसके लिए रेलवे ने कर्नाटक के अलग अलग हिस्से से बिहार, झारखंड के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का भी ऐलान किया। इनमें मैसूर, बेंगलुरु और यशवंतपुर से बिहार के लिए लगातार स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आईएमएम ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा कोरोना संकट से निपटने में स्वास्थ्य मंत्रालय का रवैया हैरानी भरी। जी हां दोस्तों, भारतीय चिकित्सा संघ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने शनिवार को जारी एक बयान में कोरोना वायरस की स्थिति से निपटने के लिए सही कदम न उठाने को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का समर्थन किया है। आईएमए ने एक बयान जारी कर कहा, आईएमए कोविड-19 महामारी की विनाशकारी दूसरी लहर से पैदा हुए संकट से निपटने में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बेहद सुस्त और अनुपयुक्त तरीकों को देखकर हैरान है। सामूहिक चेतना, आईएमए व अन्य पेशेवर सहयोगियों द्वारा किए गए अनुरोधों को कूड़ेदान में डाल दिया जाता है और अक्सर जमीनी हकीकत को समझे बिना निर्णय लिए जाते हैं। आईएमए का कहना है कि देश में लॉकडाउन लगाकर संक्रमण की चेन तोड़ी जा सकेगी। बयान में कहा गया है कि आईएमए कुछ राज्यों में 10 या 15 दिनों के लॉकडाउन की बजाय योजनाबद्ध और पूर्व घोषित संपूर्ण लॉकडाउन के लिए जोर देता रहा है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को संभालने का वक्त सरकार को मिल सकेगा। केंद्र सरकार निभाए जिम्मेदारी। आईएमए के जय जयलाल ने बीबीसी संवाददाता कमलेश मैठेनी को बताया कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की जरूरत क्यों है और स्थिति से निपटने के लिए राज्यों का लॉकडाउन क्यों नाकाफी है। डॉक्टर जयलाल ने कहा, लॉकडाउन से संक्रमण की चेन टूटेगी और इससे अस्पताल में आने वाले मरीजों की संख्या कम होगी। इस बीच स्वास्थ्य व्यवस्था के बुनियादी ढांचों को मजबूत किया जा सकेगा, लेकिन अलग अलग जगह पर छोटे छोटे कर्फ्यू से कोई फायदा नहीं होने वाला है। राज्यों में लॉकडाउन है लेकिन लोगों का मूवमेंट अब भी जारी है। अधिकतर सर्विसेज चल रही हैं। कर्नाटक में लॉकडाउन है लेकिन आंध्र प्रदेश में नहीं है। लोग एक राज्य से दूसरे राज्य आ जा रहे हैं। लोग जरूरत का सामान खरीदने के लिए सीमा पार कर रहे हैं। इससे संक्रमण फैलने का खतरा है, लेकिन देश में लॉकडाउन लगा तो ऐसे नहीं हो सकेगा। भले ही आप तुरंत ऐसा ना करें, इसके लिए 2 या 3 दिन का समय दें। डॉक्टर जयलाल कहते हैं, राज्यों ने लॉकडाउन किया है, ऐसे में केंद्र सरकार को सामने आकर अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, उन्हें छिपना नहीं चाहिए। आईएमए का कहना है कि उन्होंने सरकार को लॉकडाउन का सुझाव दिया था, जिसे खारिज कर दिया गया। संघ ने कहा,
इस सुझाव को खारिज करने का ही नतीजा है कि अब रोज संक्रमण के 4 लाख से ज्यादा मामले आ रहे हैं और मॉडरेट से लेकर गंभीर मामले 40% तक बढ़ गए हैं। छिटपुट नाइट कर्फ्यू से कुछ भला नहीं होने वाला है। अर्थव्यवस्था जरूरी है, लेकिन जीवन अर्थव्यवस्था से ज्यादा कीमती है। IMA ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। बयान में कहा गया है कि ऑक्सीजन का संकट हर दिन गहराता जा रहा है और लोग इसके कारण दम तोड़ रहे हैं। इससे मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों दोनों के बीच डर पैदा हो रहा है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।